मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। Right now
में मेरे सब जानते हैं गलत कर रहे हो तो जवाब ना दे, लेकिन सबको जीवन में आज अगर तुम घर में रहती हो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहन घर से बाहर जाएगी तो वापस आए, इज्जत से वापस आए, ये जिम्मेदारी आज तुम्हारे बंदे पे तुमने गलत काम करने वाले को सजा देना है। दूसरा जो शहर में एमएलए आज है उन्होंने नपुंसक व्यक्ति की तरफ कोई ताकत से मुकाबला करना है ना उन्होंने दूसरे कारोबार करने वाले को देख पाए, वो सिर्फ बातें करते हैं, उनकी नीयत नहीं काम करते। मैं ये सारे गुंडागर्दी में मामले में भी आज न्याय और हक की गाय में रुकी हूँ, मुझे सरकार की गाय में रुकी है। आप मेरे सामने हिम्मत करके मेरे में रही हूँ, मेरी गिरानी है, मेरा बचपन, मेरी जवानी, यही कई बस्ती में दूसरी सब मिली जाती, लेकिन आज मैं जब रहती हूँ वही मेरे घर के सामने विश्वास कर रहती हैं, जिनके घर पर कोई बात होती और उन्हीं हमने इलाका इतना सुनना एक पुलिस को अपनी बहन में दूसरा गली माता होने तक उसकी आवाज लेकिन तब हम हिम्मत से रह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग जो जितना जाहिर होता है वो उतना मुश्किल होता है, वो कभी उसको शब्द पर हमला नहीं करेगा जो पलट कर उस पर मार करे। हमारे पास हुआ है कानून, मैं हमारे गाँव से है कि आवाज को बर्बाद कर दूं, अगर ये औरत होकर अकेली होकर इतनी हिम्मत नहीं बात करने भरे वो मानो करने के भरे में घर में बैठ कर मेरे बातें सुन रही तो आप लोगों ने ये मान लेना चाहिए कि 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब का और 15 साल के रशीद के खानदान का इन्होंने मालेगांव शहर को क्या किया और हम सब ने छीना। आज जो स्कूल प्राइमरी म्यूनिसिपल स्कूल है वो आज खंडर बन गई है, यानी कलिका एक खंडर का दे काम करती है, एक प्राइमरी जगह कॉर्पोरेशन बड़े स्कूल धीरे धीरे तो खंडर कर देते हैं और वहां पे या तो दुकानें बनाकर भाड़ा खाते हैं या तो नशे और जुए का अड्डा बना लेते हैं। आप अपने इलाज में देखो कि नहीं ऐसी चीजें हो रही है क्या, उसको खत्म करो वरना तुम्हारे घर की बेटियों की बहनों की इज्जत मैंने पूरी नहीं है। मकान की व्यवहार करने वाले मानव शहर के दूसरे इलाके में लोगों से ज्यादा जानते हैं कि इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या बुनियाद है। मैं मालेगांव शहर में बेहतर तालीम जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इतना खस्ता निजाम हो गया है और माँ बाप की हैसियत नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, तो इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो मालेगांव शहर में प्राइमरी म्यूनिसिपल स्कूल का निजाम हम वैसा बनाएंगे जैसा भिवंडी में रईस शेख ने बनाया। 31 स्कूलों को उन्होंने आज से तामीर किया और इतनी बेहतर तालीम को वहां पर दे रहे हैं जितनी प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपने अगर अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी साथी को इस मर्तबा नुमाइंदगी करने का मौका दिया तो मैं मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों का निजाम जो पहली से लेकर 7वीं तक है उसको पहली से लेकर 10वीं तक कर दूंगी और इतना बेहतर निजाम करेंगी कि गरीब का बच्चा भी सिर्फ फीस या कमीशन के चक्कर में जो स्कूल नहीं जा पाए प्राइमरी स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर पाए। और जो हमारे शहर का कारोबार है, हमारी बैकबोन, हमारी सनक, पावर लूम, उसके लिए उसमें मुझे जो बातें समझ में आती है कि हमारे सूद के दाम जो बार-बार नीचे ऊपर होते हैं उसकी वजह से हमारी लागत ज्यादा और हमारा बेचते हैं जो हमें वो कीमत कम आती है। अगर हुकूमत से हम ऐसी पॉलिसी बना ले कि जहाँ सूद के दाम मुस्तहकम रहे कुछ दिनों तक तो इंशाअल्लाह जहाँ हमारा नुकसान हो रहा है वहाँ हम फायदे में हमारे कपड़े बेचेंगे। इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। दूसरा, पावर की मुसीबत, जो पावर की मुसीबत हम लोगों के साथ है, पावर की मुसीबत हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो पावर का
और जो अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि यूपी में पावर कारखाने डायरेक्ट ये गुरुग्राम के लिए पावर बिल देगा वो फिक्स बिल था, एक लूप पर 65 रुपया पर डे, चाहे वो 2 घंटा लूप चले चाहे 24 घंटा लूप चले, 65 रुपया पर डे। वो सिस्टम वहां में लड़ाई करके ये कानून में हिंदुस्तान के बाहर नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है कि हम लेकर आ रहे हैं विदेश से, ये हिंदुस्तान का ही कानून जो गुरुद्वारे की फलाह के लिए कोशिश करने का काम हम करेंगे। और जो और ये सबसे हट के नौजवान रोजगार हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे कई कानून पॉलिसियां हुकूमत की है जिसकी बिना पर लोग अपनी स्किल के हिसाब से रोजगार हासिल कर सकते हैं। खासतौर पर वो माएं बहनी जो घरों में बैठी हैं और रोजगार हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए घरों में रोजगार देके अपनी मेहनत के हिसाब से जितनी मेहनत करे उतना पैसा मिले ताकि वो अपने बच्चों की बेहतर कफालत कर पाए। ये कोशिश मैं आपके साथ करूंगी। मालेगांव शहर में जो हमारा तहफ्फुज़ खतरे में है, जो 12 नवंबर का वाकया हुआ, एक मामूली से वाकये को ऐसा तूल दिया गया, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले शेख आसिफ साहब ने और बाद में शेख रशीद साहब ने और उनके बाद मुफ्ती साहब ने ली और ये बताने की आज दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम 12 नवंबर में बचाने वाले थे। अरे तुम दोनों सच्चे थे, 12 नवंबर में तुम्हारी नीयत अच्छी थी तो तुम हर जगह फोटो खिंचाते हो, हर जगह मैयत में, रेटिंग में, कहीं कांग्रेस फ्लैग मिलता है वहां पे फोटो खिंचाते हो, एक अगर किताब कॉपी किसी को दिए वहां फोटो खिंचाते हो, अरे कोई तंजीम किसी को रिलीफ देती है वहां फोटो खिंचाते हो। जब 12 नवंबर को हिंदू की शान में गुस्ताखी का मामला हो रहा था, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तंजीमें जमा थी, उस वक्त ये दोनों लीडर क्यों नहीं आए? इनको पता था कि मालेगांव शहर में फसाद होने वाला है, क्यों ये लोग गैरहाजिर हुए? जिस पर पूरा शहर बंद हो गया, उस प्रोग्राम में ये क्यों नहीं आए? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। और जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए उनसे बिरादरी समझ के नहीं जेल में गए, वो इसलिए जेल में गए कि वो हिंदू की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो हर मजहब के लोग थे, हर बिरादरी के लोग थे, लेकिन उसमें मुसलसल साजिश है। सिर्फ एक मुस्तकिम डिग्री सियासी आदमी था, बड़ा नाम, जो जेल में गया और गिरफ्तार होकर नहीं गए, अपने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेल में जाकर सुप्रीम पुलिस स्टेशन में उनको किया। ये लोग वो है कि लोगों पे हमला करवा देते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी दादागिरी दे रही है, लेकिन जब पुलिस FIR और जांच का डर आता है तो वो बीजेपी के दलाल अजीत पवार के कदमों में गिर जाते। ये है उनकी बहादुरी। हजार अगर कोई तुमको डराने की कोशिश करता होगा तो सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने शान हिंद है, जो बिना वालिद की मौजूदगी के, बिना भाई की मौजूदगी की, जिसका शौहर जेल में रहा, उसके बाद भी अपनी 2 बच्चियों को पालते हुए, संभालते हुए मैंने सालों में ये साजिश करने वाले के खिलाफ एहतजाज किया। अगर ये बहुत बड़े गुंडे थे, बहुत ताकतवर थे, इनको धक्का नहीं लगा पाए, इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं है उस पर हाथ लगाने की जो इनका बाप हो। ये उनको लाने की कोशिश करते हैं जो इनसे डरते हैं। और शरीफ आदमी ये सोचता है क्या इनको क्यों लगना, ये समझते हैं हम बहुत बड़े गुंडे नहीं, ये कुछ दिन है। वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले वो लोग RSS के गुलाम जो NRC की मुसीबत हमारे सर पर लाते हैं, वो लोग जो तरमीमी बिल, वक्त तरमीमी बिल पास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की गुलामी करने वाले लोग, ये आवाम की महिलाओं शहर की आवाम की नहीं, ये पूरी कौम ने मिलेगा है। यही मुफ्ती इस्माइल साहब इन्होंने करार किया कि मैं शिंदे हुकूमत के साथ रहा। शिंदे हुकूमत वो थी
सामने आवाम की अदालत में ये लोग जब आए तो इनसे आप पूछो कि 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब आपने नौजवान शहर में राज किया, जो 15 साल जिन जवानी और वो राज करने सिर्फ इतना ही नहीं, कारपोरेशन में 5 साल राज किया ने। इसके बावजूद मालेगांव शहर के हालात आपके देखो, ये सड़कें मालेगांव शहर में कब्रिस्तान वाली कंडीशन ये है कि मरने खाने वाले लोग डरते हैं कि समाज में लेके जाओ कहीं चुराता ना गिर जाए। ऐसी इसी मालेगांव शहर में है, उस शहर की बात है, यहाँ पर मेरे और मेरे दोनों मुसलमान होते हुए आज मरने के बाद की जनाजा की हिफाजत से भूलना नहीं, ये नौबत मालेगांव शहर पर आ गई। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आपकी सेहत के लिए जो हॉस्पिटल मालेगांव शहर का मुफ्ती इस्माइल साहब की नाअहली और सारे में उस तरफ चला गया, उसकी बेहतर ट्रेनिंग लाने की कोशिश करूंगी और ये कोशिश करूंगी कि मालेगांव शहर की कोई हमलावर ऑपरेशन के लिए ढूंढिया जाने की नौबत ना आए। मैं ये कोशिश करूंगी कि मालेगांव शहर में ऐसा सरकारी हॉस्पिटल बन जाए जहां गरीब मर्द औरत बच्चे अपना इलाज आसानी से कर ले, लोगों को महल्ले वालों को चंदा जमा करने न जाना पड़े। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर मेरी बातें आप लोगों की समझ में आती है, अपने दिल से आप सवाल करें कि ये 10 साल मुफ्ती इस्माइल शहर को क्या दिया, और अपने आप से सवाल करें कि 15 साल में शेख रशीद के खानदान ने हमको क्या दिया। तुम्हारा दिल, तुम्हारा जमीन तुमको जवाब देगा। मैं जमीन से आप लोगों के सामने खड़ी हूँ कि आप अच्छाई और बुराई के बीच में फैसला करेंगे। अच्छाई सिर्फ अच्छा बोलने कोई अच्छा नहीं होता, अच्छा वो होता है जो अच्छा काम करता हो। मैं अच्छा ऐसा कोई अच्छा नहीं होता। जो खुद को अच्छा बोलते हैं वो अगर तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं तो उनसे पूछो कि तुमने तुम्हारा मजहबी छोड़ के एक काम बताओ जिसकी वजह से तुम हमारी ओर के लायक हो। उनसे ये सवाल करो जो लोग 15 साल मालेगांव शहर में सियासत किए, एमएलए रहे, जिनके वालिद वालिदा मेयर रहे, उन्होंने मालेगांव शहर का साफ पानी जो हमको नेचुरल ढलान से बहकर आता था, साफ पानी, उसके लिए पंपिंग के लिए गिरना डैम जैसा पावर खर्च नहीं होता। हमारी नलपट्टी मुसलसल पड़ रही है इसलिए कि हम गिरना डैम का पानी ज्यादा ले रहे हैं, जब वाटर इस सारी चीज का मालेगांव शहर की बर्बादी और अपने मेयर बनने की लालच में मालेगांव शहर का फंड जो 70% आया, शहर का मशीनी हिस्सा, मालेगांव शहर के नदी के इस पार का हिस्सा जो टैक्स देता है, वो टैक्स का पूरा इस्तेमाल नदी के एक पार दादा भीसे ने किया और ये लोग खामोशी से उनके सामने झुके सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को मेयर बनने की चाह। और मालेगांव शहर आज तक ये भुगत रहा। हमारा हॉस्पिटल चला गया, हमारा फंड चला गया, हमारा पानी चला गया। लोगों पानी जब तक मालेगांव शहर की कारपोरेशन थी और हम लोग अवामी दबाव के जरिए उसको रोकते थे, क्योंकि हमने चंदापुर में जाकर तलवाड़ा डैम पे जाकर जो पानी की पाइपलाइन दवाई में थी, वो वही जनता दल वाले समाजवादी की जो लोग हैं वो लोग जाकर पाइपलाइन निकाल लिया करते थे। लेकिन जब ये कारपोरेशन का टर्म खत्म हुआ और कलेक्टर के पास ही फैसला गया, इस मीटिंग में मुफ्ती इस्माइल गए हाजिर रहे, वो भी दादा भीसे के मुंह पे बन रहे। आज मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत इसी गलियों से की है। अगर मैं पहली बार इतने बड़े इलेक्शन में लड़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जिनके सामने मैंने अपना बचपन गुजारा है, बुजुर्ग ने जिनके सामने अपना जिंदगी की शुरुआत और आत्मा किया, वो लोग मेरा साथ दें। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आने वाली नस्लों के बेहतरी के लिए, आने वाले वक्त के लिए, हमारे कुआओं के लिए फिरका परस्तों का साथ देने वाले लोगों को इस शहर से खत्म करो। मैं खातून हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं औरतों की तकलीफ, उनके मसाले सुन भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। आप
लोग मेरा साथ दें, मेरा निशान साइकिल है। मैं मानती हूँ कि आप लोग अपनी जमीन की आवाज पर लबैक करते हुए मेरे साथ देने का फैसला करेंगे। आपके सामने अगर इस शहर में उनका क्या प्रोग्राम है या वो क्या शहर देना चाहते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके सामने बात रखेंगे। मैडम, मैंने आपकी स्पीच सुनी अभी, आप तब्दीली और बदलाव की बातें कर रही हैं। मेरा सवाल, मैं चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपसे हेल्थ से मुताबिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मालेगांव का हेल्थ सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, क्या आप इसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? जाहिर है नहीं होंगी, तो अगर नहीं है तो इसमें तब्दीली और बदलाव के लिए आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, मालेगांव शहर में आप किस फैकल्टी में पूछना चाह रहे हैं? मेडिकल हेल्थ सिस्टम से बताइए। हमारा प्रोग्राम ये है कि मालेगांव शहर के जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसमें जो रेफर करते हैं पेशेंट को शहर से बाहर, उसकी वजह यह है कि 2 वजह। एक, हमारे पास स्टाफ नहीं है, और दूसरा हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। अगर किसी हामला औरत को जिनका सिजेरियन होने वाला है, उनका ऑपरेशन मालेगांव में नहीं होता, इसलिए कि वहाँ उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, या कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, या तीसरा सीजर है। उसकी वजह यह है कि गायनिकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक जनरल सर्जन और एमडी डॉक्टर चाहिए, लेकिन हमारे पास एमडी डॉक्टर और दूसरा जनरल सर्जन नहीं होता, इसलिए ये लोग भेज देते हैं धूलिया। दूसरा ये कि बच्चों के लिए NICU जो चाहिए वो यहाँ नहीं है। अगर बच्चा कमजोर पैदा होता है तो वो यहाँ रखने का इंतजाम नहीं, और औरतों के लिए ICU का स्टाफ नहीं है, इसलिए बाहर गाँव भेजा जाता है। अगर हम यहाँ पे वो इंतजाम कर लेंगे ICU, NICU और स्टाफ, तो हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा हॉस्पिटल तैयार है। सिर्फ हमारे पास टेक्नीशियन स्पेशलिटी वाले लोग नहीं। अगर हम ये इंतजाम कर लेंगे जो मैं वादा कर रही हूँ शहर से, कि अगर हम इक़्तिदार में, मैं मालेगांव शहर का नुमाइंदा बनती हूँ, तो हम टेक्नीशियन के साथ साथ स्पेशलिटी रखने वाले डॉक्टर लाएंगे, ताकि लोगों को शहर से बाहर न जाना पड़े। ये मेरी सोच है। पूछना चाहता 5 मिनट में पूछ ले। पूछने दे। हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या मालेगांव में स्कॉलरशिप बच्चों को क्यों नहीं मिल रही, और मालेगांव में एक भी सरकारी कॉलेज क्यों नहीं है? आप एक MLA के तौर पर इसका बात कीजिए। देखिए, मालेगांव शहर में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ये पहली बात है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्किल है। हमारे यहाँ बच्चे बहुत एबल है। यही बच्चे जब शहर के बाहर जाते हैं ना, तो वो मालेगांव शहर का नाम ऊंचा करते हैं, लेकिन मालेगांव शहर में रह के इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसकी वजह है कि यहाँ इनको गाइडलाइंस देने वाले लोग सही नहीं है। खास तौर पे वो लोग जो इक़्तिदार करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद कुछ नहीं जानते, तालीम याफ्ता नहीं। और कॉलेज जो लाने की बात आपने कही, कॉलेज लाने के लिए कोशिश किसी नुमाइंदे ने नहीं की। असल में नुमाइंदे यहाँ जाहिल आए या फायदा कमाने की कोशिश करते रहे। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में फार्मेसी माइनॉरिटी कॉलेज लाई थी, सिर्फ इसलिए कि जब मालेगांव शहर में एक ही मेडिकल स्टोर थी और फसाद के वक्त वो हिंदू एरिया में थी, लोग जा नहीं पाते थे। उसी वक्त निहाल साहब ने तय कर लिया था कि मैं ऐसी कॉलेज मालेगांव शहर में लाऊंगा कि हर गली में एक मेडिकल स्टोर होगी। तो ये समझ लो, मालेगांव शहर की जो फार्मेसी कॉलेज है, वो सरकारी कॉलेज ऐसी है फार्मेसी की कि डिफॉर्म के पूरे महाराष्ट्र में अगर 20 स्टूडेंट मुसलमान होते हैं, तो अकेले मालेगांव की निहाल अहमद की जो फार्मेसी कॉलेज है, उसमें 40 स्टूडेंट होते हैं। ये तोहफा था, और वही काम मैं करने की कोशिश करूंगी। और किसी को पूछना है? माने तो ये पूछना है, मालेगांव में कहीं का स्टेडियम क्यों नहीं है? तो क्या खेल का स्टेडियम मालेगांव शहर में खेल का जगह जो है, एक जगह है याजिद कल्लू स्टेडियम, जिसको इस्तेमाल
उसके लायक नहीं बना जाता है। मतलब उसको ऐसा बनाया नहीं गया है कि कुश्ती वाले कुश्ती के लिए वो मुनासिब जगह हो, या वो जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए मुनासिब जगह हो। बेहतर ये है कि अगर उस पर अच्छी फंडिंग की जाए, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लाकर उसको खेल के लिए बनाया जाए, तो हमारे पास बहुत बड़ी जगह 17 एकड़ की जगह है हमारे पास। और किसी से पूछना है तो मुझे भी एक सवाल पूछना है। हमारे शहर के अंदर जो मुसलसल नल पट्टी बढ़ रही है, इसके ताल्लुक से कहना चाहिए कि पूरा शहर परेशान है। तो उसके ताल्लुक से आप लोग इंशाअल्लाह कभी असम्बली हाल पहुंचे, अल्लाह करे आप कामयाबी आप लोगों एक कदम चूमे, तो इसके ताल्लुक से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि 5% पानी पट्टी हम कम करेंगे, सच मानो में उन्हें ये समझ ही नहीं रहा है कि 5% पानी पट्टी कम कैसे होंगी। 5% जब गिरना डैम की स्कीम आई IHSDP की, तो उसमें ये शर्त थी कि ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पर पानी दिया जाएगा, और उस स्कीम के हिसाब से 5% पानी पट्टी बढ़ती गई। हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि तलवाड़ा की पाइपलाइन शुरू करो, जो अभी शुरू हुई, वो हम लोगों की ही कोशिश से शुरू हुई। मालेगांव शहर में ऐसा हुआ कि पिछले 15 सालों से धीरे धीरे तलवाड़ा का पानी कम कर दिया गया और गिरना डैम का पानी नहीं लेना शुरू किए। गिरना डैम के पानी को पंपिंग से लेना पड़ता, और वो पानी पे 12 से 13-14 करोड़ बिजली का बिल है। गिरना डैम किराए का डैम है, हमारा खुद का मिल्कियत नहीं है, उसका किराया देना पड़ता। दिखती बात है कि खर्च बढ़ रहा है, और तलवाड़ा का जो पानी है वो नेचुरल फ्लो से आता। अगर हम 50% पानी तलवाड़ा से लेना शुरू कर दें और 50% पानी गिरना डैम से लेना शुरू करें, तो ना नफा ना नुकसान का जो वो बना हुआ है, यानी एक स्टेज जो आई है, वो पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए हमारी कोशिश है कि जैसे ही चुन के आएंगे, हम सबसे पहले 50% से ज्यादा पानी तलवाड़ा से लेंगे, और वो पानी पट्टी हम अपने आप कम कर देंगे। ये एकदम सीधा सीधा उसका हाल है। ये मालेगांव के मौजूदा MLA और साबिक MLA को इतना भी अगर समझ होंगी तो मेरे सामने बात कर ले। पानी पट्टी इंशाअल्लाह हम हर हाल में कम करके बताएंगे। बस अब 2 मिनट का टाइम है, मुझे भी एक सवाल पूछना है। अभी आप लोगों ने वहाँ कमिश्नर के पास धरना दिया, पानी जो है 1 दिन नागे से कराने के लिए, तो शान हिंद साहिबा भी वहाँ बैठी थी, तो उनको ये आश्वासन दिया था कि हमारे जो काम करने वाले लोग इलेक्शन मीटिंग के लिए नासिक वगैरह गए तो आएंगे तो 8 दिन में फैसला करेंगे। उस बात को 2 महीना हो गए, लेकिन आज तक 1 दिन नागे पानी से कोई बात ही नहीं बढ़ी आती। बिल्कुल सच बात है। 4 साल की पोजीशन में पहली बार ऐसा हुआ कि चंकापुर डैम और गिरना डैम दोनों ओवरफ्लो हो गया, मगर ओवरफ्लो होने के बाद भी सही बात यह है कि कारपोरेशन में जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है वो पूरा कोलैप्स हो गया। वहाँ पर अब लोग ही नहीं है। आज की पोजीशन ना किसी लीडर ने वो जो इख्तियार में रहे वो कोशिश किए, और अगर आगे जब तक कारपोरेशन का वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हम सही ढंग से नहीं लाएंगे, आज जो पुराने लोग थे, जो जहीर साहब, मोहम्मद साहब, ये सब लोग रिटायर हो गए, त्रिभुवन, अब कोई वहाँ बचा ही नहीं है। ये समझ लो कि आज तुमको नल आ रहा है, पानी आ रहा है, बस खोलने वाले आदमी है, नहीं तो ऐसे हालात है कि वो भी नहीं हो सकता। मगर वो किस तरह से सुधरेंगे, यही है कि वो डिपार्टमेंट में नए और अच्छे काबिल लोगों को लाया जाए, काबिल लोगों को वाटर सप्लाई में बैठाया जाए, तो ही वो काम हो सकता। बस ये आखिरी सवाल है। आर्मी और पुलिस स्टेशन के ये जो कर्मचारी की ट्रेनिंग होती है, क्या वो मालेगांव में हो सकती है, और क्या ट्रेनिंग कैंप डाल सकते हैं मालेगांव में? ये बहुत नौजवानों का मुस्तकबिल का सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप? अग्निवीर स्कीम आई थी,
बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। मालेगांव शहर में सबसे पहले हमने हिमायत की थी कि वो स्कीम लागू होना चाहिए। दूसरे लोग मुखालफत करते हैं, वो अलग बात है। अक्सरियत जो है, अक्सरियत में जो लोग हैं वो नौकरी पा लेते, मुसलमान नौकरी पा नहीं सकता। अगर उनको वो 3 साल की भी नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है। और अग्निवीर के नाम पे हम एक कैंपस मालेगांव में भी बना सकते हैं और हम उसकी कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अग्निवीर स्कीम है उसका कैंपस ट्रेनिंग का एक मालेगांव में बने, और वो ट्रेनिंग का कैंपस बनेगा तो भले ही 3 साल के लिए क्यों ना हो, हमारे लोग उसमें नौकरी में लग सकते हैं। तलवाड़ा के ही पानी के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। अब बस आखिरी सवाल मेरा है कि अगर 23 तारीख को शाहनहीन एमएलए बन गई तो वो शहर और घर दोनों कैसे संभालेंगी? देखो, सियासत में मैं शादी से पहले से हूँ और मैं शादी से पहले और शादी के बाद भी सियासत में हूँ। उस वक्त भी मैं घर बखूबी संभाल रही थी और सियासत में सदारत भी बखूबी कर रही थी। जैसे करते आई हूँ वैसे ही करूँ।